Hello students, myself Dr. Aparna Sharma, lecturer of Political Science. स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं में ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करेंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में भी पढ़ते आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ब्रिटेन की संसद के बारे में जाना था। आज हम ब्रिटेन की संसद के जो 2 सदन हैं उनका अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन की संसद के भी भारत की संसद के समान 2 सदन हैं। जैसे कि हमारी भारत की संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन में कॉमन सभा और लॉर्ड सभा 2 सदनों में ब्रिटेन की संसद विभाजित है। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे कॉमन सभा। इंग्लैंड का लोक सदन संसार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन है। इंग्लैंड के व्यवस्थापिका अंग के रूप में इसका महत्व इतना अधिक है कि प्रतिनिधि की बोलचाल में हम उसे संसद का पर्यायवाची मान लेते हैं। वस्तुतः लोक सदन एवं लॉर्ड सभा दोनों ही से मिलकर संसद पूरी होती है और व्यवस्थापन कार्य दोनों ही सदनों द्वारा निश्चित प्रक्रिया के द्वारा किए जाते हैं। लोक सदन को ही व्यवहार में संसद मानने का जो कारण है वो यह है कि व्यवस्थापन के क्षेत्र में लोक सदन सर्वे सर्वा माना जाता है। न्यूमैन ने कहा है कि संसद की संप्रभुता लोक सदन में निवास करती है, अर्थात लोक सदन शक्तिशाली सदन है। इसकी रचना कॉमन सभा की सदस्य संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रही है। सन 1955 में निर्वाचित क्षेत्रों में किए गए परिवर्तनों के अनुसार कॉमन सभा की सदस्य संख्या 630 थी। इसमें सन 1983 में परिवर्तन किया गया, फिर इसकी सदस्य संख्या 650 हो गई, जिसमें 531 इंग्लैंड से, 36 वेल्स के, 71 स्कॉटलैंड और 12 उत्तरी आयरलैंड के सदस्य शामिल थे। कॉमन सभा के सदस्य पृथक पृथक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। यह कॉमन सभा के सदस्यों के लिए योग्यता है। उसका नाम, जो व्यक्ति इसके लिए खड़ा होना चाहता है उसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। वह राष्ट्र तथा देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हो। साथ ही कुछ शर्तें जो कि सदस्यता के योग्य नहीं है, जैसे कि जो लॉर्ड सभा के सदस्य हैं वो इसके लिए सदस्यता की योग्यता नहीं रखते हैं। जो विदेशी, पागल, दिवालिया या फौजदारी कानून के अनुसार दंडित हो, क्राउन से वेतन पाने वाले तथा राजकीय सेवा से नियुक्त व्यक्ति, जो सरकारी ठेके या अन्य प्रकार के सरकार द्वारा लाभान्वित होते हैं, आदि सभी व्यक्ति कॉमन सभा की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होते हैं। अवधि, कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। कॉमन सभा की अवधि 7 वर्ष थी, परंतु बाद में इसे घटा करके 5 कर दिया गया। सदस्यता का अंत, प्राचीन परंपरा के अनुसार कॉमन सभा की सदस्यता अधिकार न होकर कर्तव्य है। आज भी कॉमन सभा कोई भी व्यक्ति औपचारिक रूप से त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र देने के इच्छुक सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से ही सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। क्राउन के अधीन किसी लाभ के पद को स्वीकार करने पर कॉमन सभा का सदस्य स्वतः ही सदन की सदस्यता से वंचित हो जाता है। निर्वाचन प्रणाली, ब्रिटेन में निर्वाचन प्रणाली बहुत सरल है। समस्त देश को एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। 50,000 से 70,000 मतदाताओं पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन स्थायी आयोग ही करते हैं, जो साधारणतया दलबंदी से दूर रहते हैं। इस प्रणाली में एक स्थान के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र से कई उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। उम्मीदवार अपने राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार करके जनता को अपने कार्यक्रमों तथा नीति के प्रति आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। निर्वाचन की तिथि पर मतदाता अपना मतदान गुप्त रीति से देते हैं और उसके बाद मतों की गणना होती है। जब मतों की गणना होती है तो गणना में जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। यह प्रणाली
अपेक्षाकृत मताधिक्य प्रणाली कहलाती है। अब आता है कॉमन सभा का अधिवेशन। कॉमन सभा का अधिवेशन लॉर्ड सभा के साथ ही प्रारंभ होता है। ब्रिटेन में यह परंपरा है कि वर्ष में एक अधिवेशन अवश्य बुलाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। अब आती है इसकी गणपूर्ति। तो सदन की कार्यवाही आरंभ करने के लिए कम से कम 40 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। अब आता है इसका, तो स्टूडेंट्स हमने इसकी जो मेन चीज़ है, जैसे कि कॉमन सभा किसे कहते हैं, इसकी रचना क्या है, इसके लिए कौन से व्यक्ति हैं जो योग्य हैं, कौन से व्यक्ति हैं जो इसके लिए योग्य नहीं है, इसकी अवधि क्या है, इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, कॉमन सभा का अधिवेशन कब होता है, इनका सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है और इसकी गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, ये सब हमने जाना जो कि इसके लिए बेसिक चीज़ें हैं। अब हम जानेंगे कॉमन सभा का अध्यक्ष, मतलब कॉमन सभा में अध्यक्ष कौन होता है, उसकी स्थिति क्या है। इंग्लैंड के लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। उसका पद एक ऐतिहासिक पद है। इसका अस्तित्व सन 1396 से चला आ रहा है, जब थॉमस हंगरफोर्ड देश के पहले स्पीकर बने थे। एक समय था जब लोक सदन केवल प्रार्थना पत्र भेजने वाली संस्था थी और राजा इस बात के लिए स्वतंत्र था कि वह लोक सदन द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्रों पर जो चाहे निर्णय करे। स्पीकर का कार्य था कि लोक सदन के ऐसे प्रार्थना पत्रों को राजा के समक्ष प्रस्तुत करे और उसकी ओर से राजा के समक्ष बोले। यही कारण था कि वह व्यक्ति स्पीकर कहलाया, अर्थात बोलने वाला। राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण के बाद से लोक सदन प्रार्थना करने वाली संस्था नहीं रही और आज स्थितियाँ एकदम बदल गई हैं। वह लोक संप्रभुता का प्रतीक बन गया है। कौन? स्पीकर। परिणाम स्वरूप स्पीकर अब प्रार्थना करने वाली संस्था का प्रतिनिधि नहीं रहा है, वरन वह एक ऐसी संस्था का अध्यक्ष है जो लोक प्रभुता का प्रतीक व उसकी संरक्षिका है। नाम से यह प्रतीत होता है कि यह पद किसी ऐसे व्यक्ति का है जो सबसे अधिक बोलने वाला हो, पर इसके पद का अधिकारी वस्तुतः बहुत कम बोलता है। उसकी शान है इसमें है कि वो कम से कम बोले और जो बोले बहुत उचित बोले। अध्यक्ष की मान्यता का आधार। लोक सदन अर्थात कॉमन सभा का जो अध्यक्ष है उसके पद की एक प्रमुख विशेषता है कि निर्वाचन होने के बाद व्यवहार में वह किसी भी दल का व्यक्ति नहीं रहेगा। पदासीन होने के बाद वह निर्दलीय व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। राजनीति व प्रशासन के मामलों में वह अपनी व्यक्तिगत राय प्रकट नहीं कर सकता है। सदन के सभी दलों के सदस्यों को यह समान रूप से बोलने का अवसर प्रदान करता है। सदन के सभी दल उसे समान रूप से बोलने का अवसर प्रदान करते हैं। सदन के सभी दल उसे समान रूप से सम्मान प्रदान करते हैं और उसके अधिकार को सभी समान रूप से मानते हैं। यही कारण है कि जैसा कि इसरकिन का मत है कि लोक सदन का अध्यक्ष सदन की शक्ति, उसकी कार्यशक्ति व उसकी शान के संबंध में सदन का प्रतिनिधि माना जाता है। अब आता है अध्यक्ष का निर्वाचन। अध्यक्ष के पद का निर्वाचन प्राय सर्वसहमति से होता है। एक बार जो व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हो जाता है वह प्राय तब तक अध्यक्ष निर्वाचित होकर रहता है जब तक उसके कार्य करने की शक्ति उसमें है। सरकारें बदल जाती है पर अध्यक्ष प्राय नहीं बदलता है। अध्यक्ष पद के लिए प्राय संघर्ष नहीं होता। उसके लिए साधारणतः एक ही व्यक्ति का नाम प्रस्तावित होता है तथा वही व्यक्ति सर्वसम्मति से निर्वाचित हो जाता है। प्रधानमंत्री व प्रतिपक्षी दल का नेता परस्पर विचार करके किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करते हैं जो कि लंबे समय तक चले, क्योंकि अध्यक्ष का पद ऐसा है जो बार बार बदला नहीं जा सकता है। वैचारिक रूप से किसी व्यक्ति के विषय में निश्चित कर लिया जाता है तो सदन के एक साधारण सदस्य द्वारा उसका नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया जाता है। अब आती है स्टूडेंट्स स्पीकर की अध्यक्ष के पद की शक्तियाँ और उसके कार्य। इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था में अध्यक्ष का पद वैभव की दृष्टि से भी और शक्ति की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सम्मान और बहुत बड़ा पद है। उसकी शक्तियों एवं उसके कार्यों का विश्लेषण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं।